नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। और आपको बता दें, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 11 बजे होनी है। आपको बता दें, बैठक जो है सुबह 11 बजे शुरू होगी। आर्थिक स्थिति और औद्योगिक विकास पर जो बड़े फैसले की संभावनाएं जताई जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई नियंत्रण और जनता को राहत पर भी चर्चाएं होनी जो है संभव जताई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और हालत भी जो एजेंडे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रस्तावों पर भी जो है इस बैठक के दौरान जो है मंथन होगा। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी भी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे जो है ये बैठक होने वाली है। कैबिनेट की अहम बैठक है। वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। सबसे पहले इस बैठक के बारे में जानना चाहूंगी मैं, आखिर ये बैठक जो है कितना ज्यादा महत्व देखा जा रहा है इस बैठक में? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री विकसित भारत को लेकर जो काम कर रहे हैं या फिर विकसित भारत को लेकर जो योजनाएं उनकी तरफ से चलाई जा रही है, उन योजनाओं को स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी हैं या फिर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होंगे। जिसमें साफ तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, उद्योग का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आम जनता से जुड़े विकसित भारत को लेकर जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उस योजनाओं पर भी आज स्वीकृति मिल सकती है। सूत्रों की माने तो जिस तरह से लगातार देश में महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई पर कैसे नियंत्रण किया जा सके, आम लोगों को राहत कैसे दी जा सके, इस पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की हालात हैं उस हालात पर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। सीमा सुरक्षा से जुड़े कई तथ्यों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। उद्योग पर भी चर्चा होगी। उद्योग को लेकर भी जिस तरह से युवाओं को रोजगार कैसे हम मुहैया करा सकें, उसको लेकर इस बैठक में सरकार अहम फैसला ले सकती है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला मानसी यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा हो रही है कि इस बार जब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, कुछ नए मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका विभाग बदल सकता है। कई केंद्रीय मंत्रियों को मंत्री पद से हटना पड़ सकता है। नए सांसदों को मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो यह बैठक है मोदी मंत्रिमंडल का, जो अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में या फिर जो देश में महंगाई बढ़ी थी, उस महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष जिस तरह से हमलावर था या फिर लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के इस हमले का भी जवाब सरकार की तरफ से देना है। क्योंकि मोदी सरकार का लंबे कार्यकाल हो गया, यानी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए शासन किए और देश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने काम किया है। तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब मोदी मंत्रिमंडल का जब आज बैठक होगी तो इस बैठक में सरकार के कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं जो जनता से जुड़े सीधे तौर पर हों। क्योंकि जब यह बैठक समाप्त होगी उसके बाद ब्रीफ होगा और तब बताया जाएगा कि मोदी मंत्रिमंडल में जो भी फैसले लिए गए हैं वो सभी चर्चा होगी। जी बिल्कुल अरविंद, आज दिल्ली में बैठक होने वाली है पीएम मोदी की और ये 11 बजे बैठक देखी जा रही है और बैठक में जो तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वही बता दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक करने वाले, इस बैठक के दौरान जो है अहम मुद्दों पर साझा करेंगे। वही आपको बता दिए, कहा जा रहा है कि बैठक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है।
तो वही नजर आते हैं अगली खबर की। आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ अग्निकांड बिल्डिंग पर जो है लगाया गया है नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर के सरकार जो है काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बिल्डिंग पर जो साफ तौर पर नोटिस लगाया गया है। एलडीए ने 15 दिनों के अंदर जो है जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एलडीए ने बिल्डिंग मालिक से जो है 15 दिन के अंदर जो है पूरा जवाब मांगा है। और वही साफ तौर पर यह कहा गया है जवाब ना देने पर होगी बुलडोजर कार्रवाई, ये भी साफ तौर पर कहा गया। और वही ये भी कहा जा रहा है कि नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है जवाब न मिला तो बुलडोजर चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई भी जो है लगातार प्रशासन द्वारा जो है जारी है। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, प्रशासन जो है एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 15 मासूम छात्रों की मौत हुई है इसको लेकर के प्रशासन जो जाग चुकी है। अब एलडीए ने साफ तौर पर नोटिस लगा दिया अवैध पर, क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की 2 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना में जिस तरीके से 15 बच्चों की मौत हो चुकी है और जांच में ये पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वो अवैध थी। 2016 में इसको गिराने का आदेश हुआ था और बाद में इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत पर नोटिस चिपकाया है और एलडीए ने जिस तरीके से बिल्डिंग मालिक को भी नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा है। और देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक जो है वीरेंद्र शुक्ला, इनकी ये बिल्डिंग थी और पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एलडीए के 6 अफसर भी सस्पेंड कर दिए हैं और 18 अफसरों के खिलाफ शासन को नोटिस भेजा गया है। तो इस पूरे मामले में देखिए अब कार्रवाइयां जो है वो भी हो रही हैं और इससे पहले बीते दिन सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने इमारत की जांच की। एसआईटी में देखिए आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल है। एसआईटी यहां से बैगों में भरकर सबूत ले गई है, सारे साक्ष्य जुटाए हैं एसआईटी के द्वारा। और अग्निकांड के बाद प्रदेश में कोचिंग, होटलों और पुलिस में लगातार पुलिस की छापेमारी जो है वो चल रही है और अब तक 48 कोचिंग और 3 होटल सील कर दिए गए हैं। इनमें फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। देखिए अब इस तरीके की घटना हुई है उसके बाद प्रशासन जागा है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाइयां कितने दिन तक चलती हैं। ये वाकई में कार्रवाई हो रही है, ये महज खाना पूर्ति है। क्योंकि देखिए जो जिनकी बिल्डिंग थी रेसिडेंशियल, जो वहां पे बिल्डिंग थी उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई थी। तो इसको लेकर देखिए बिल्डिंग अवैध थी, 2016 में गिराने का आदेश दिया गया था लेकिन फिर उसको निरस्त कर दिया गया। मालिक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहां पर जिनकी कोचिंग थी, जिनकी पेट शॉप थी, जिनका गेमिंग जोन था, उसके ओनर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में एलडीए ने नोटिस जारी किया है, नोटिस चस्पा किया है बिल्डिंग के बाहर, 15 दिन में जवाब मांगा है। स्पष्ट जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अजहर, अगर बात की जाए लखनऊ की तो लखनऊ में लगभग कितने ऐसे बिल्डिंग बने होंगे जो अवैध रूप से? बिल्कुल, देखिए सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग है राजधानी लखनऊ में जो बगैर मानचित्र के बनी हुई है, जहां पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है और जहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं। अब लगातार एलडीए के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन तमाम बिल्डिंगों पे जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि फायर सेफ्टी मानक जो है वो चेक किए जाएं और जो भी अवैध बिल्डिंग है उन पर कार्रवाइयां की जाएं। तो अब एलडीए से लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया और लगातार इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिल्कुल सर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कार्रवाई जो है कब तक चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने का। आपको बता दें लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये आपको बता दें बिल्डिंग पर जो है नोटिस चिपका दिया गया और 15 दिनों के भीतर जो है साफ तौर पर जवाब मांगा गया और ये भी कहा गया कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो साफ तौर पर प्रशासन द्वारा जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो वही नजर आते हैं अगली खबर को। बता दें लखनऊ अग्निकांड के बाद से जो है कानपुर में भी बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ अग्निकांड के बाद से जो है कानपुर में भी बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला है। केडीए के
काकादेव कोचिंग मंडी में जो है अभियान चलाया गया। आपको बता दें इस अभियान के दौरान जो है प्रशासनिक टीम जो है लगातार जो है क्षेत्र में पहुंच रही है और क्षेत्र में जो है चारों तरफ जो है इस टीम के द्वारा जो है हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें फायर सेफ्टी और नियमों के उल्लंघन की जांच की लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। केडीए ने अब जो है 30 से 35 स्थानों पर जो है सीलिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अवैध संचालन और सुरक्षा खामियों पर जो है सख्ती की जा रही है। आपको बता दें अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि आगे भी अभियान जो लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपको बता दें कानपुर में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 30 से 35 कोचिंग स्थानों पर जो है अवैध कोचिंग पाए गए हैं। लगातार जो है ये बड़ा मामला अपने आप में देखा जा रहा है। तो बता दें आपको कानपुर में लखनऊ अग्निकांड के बाद से जो जिला प्रशासन और केडीए ने जो बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। काकादेव स्टेट कोचिंग मंडी में जो है केडीए की टीम ने व्यापक जांच अभियान जो है वो चलाया। तो आपको बता दें प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में चारों तरफ जो है हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान फायर सेफ्टी मानकों, भवन मानचित्र और अन्य आवश्यक नियमों की जो है जांच की जा रही है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब तक 30 से 35 स्थानों पर जो है सीलिंग की कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ जो है सख्त कदम उठाए जा रहे। तो आपको बता दें केडीए अधिकारियों ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अभियान जो है आगे भी इसी तरीके से लगातार जो है जारी रहेगी। देखिए कल एक लखनऊ में जो है दुखद घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और यहाँ पर कानपुर में जो काकादेव क्षेत्र है यहाँ पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बड़ी संख्या में है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आसपास के जनपदों से आते हैं और यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो अपना पढ़ाई करते हैं। तो उसको देखते हुए जो लखनऊ में कल घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी रात में भी कार्रवाई की गई थी। लगभग 22 इस तरीके की कोचिंग्स पे सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। अभी वर्तमान में भी प्राधिकरण की टीमें जो है अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके इस तरीके के भवनों को चिन्हित कर रही हैं जहां पर बिना पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा या पर्याप्त निकास के या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बेसमेंट में अगर कहीं निर्माण है तो उसमें हम लोग जो है प्रभावी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि कहीं भी इस प्रकार की कोई जो है कमी न रह जाए प्राधिकरण स्तर पर और हम लोग इसमें ऐसे सभी भवनों को चिन्हित करके उनकी सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। वही नजर डालते अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली में उद्योग भवन के पास मजदूरों की बस्ती में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली के उद्योग भवन के पास मजदूरों की बस्ती में भीषण आग लग गई है। तड़के सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट से ये जो है आग शुरू हुई थी। करीब 200 टीन शेड आम की जो है चपेट में आकर के जो है ये भीषण आग लग गई है। आपको बता दें 200 टीन शेड आग की चपेट में आकर ये जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। एलपीजी सिलेंडरों के फटने से और ज्यादा आग जो है वो भड़क गई। तो आपको बता दें दमकल की 20 से 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद से जो है आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रहे कि कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल जो है जांच जारी है। वह इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, दिल्ली में एक और आग की घटना सामने आई है, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए मानसी जिस इलाके में यह आग लगी है वो अत्यंत संवेदनशील इलाका है। वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है। उद्योग के भवन के पास जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें यह आग लगी है। खास बात यह है कि इस आग में कोई आहत होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन बस्तियों में आग लगी है वो वहां पर 200 घरों में वो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। टीन के शेड बनाए गए थे। जो मजदूर उस इलाके में काम करते हैं उनको रहने के लिए यह व्यवस्था दी गई थी। हालांकि आग किस कारण से लगी है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी में यह पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घरों में आग लगी थी। उसके बाद यह आग पूरे घरों को अपने चपेट में ले ली, क्योंकि जिस घर में आग लगी थी उस घर से छोटे सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो पूरे घर जो 200 बस्ती है टीन का सेट है
उसमें यह पूरी तरह से फैल चुकी थी। जी। घटना लगभग सुबह 3 बजे की है और जहां पर सुरक्षा कर्मी यानी जो वहां के अगल बगल के जो लोग हैं उन्होंने अग्निशमन सेवा को तुरंत जानकारी दी। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश उनके तरफ से की गई। आप समझ सकती हैं कि किस तरह से यह आग लगी थी, जहां पर 20 गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद जब दमकल कर्मियों ने देखा कि 220 गाड़ियों से काम नहीं चल रहा है तो 5 गाड़ी और बढ़ाई गई, यानी 25 गाड़ी को मंगाकर आग पर बुझाने को लेकर मशक्कत अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं उनको करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से आग फैलती जा रही थी, झुग्गी झोपड़ियों में यह आग और तेजी से फैलती जा रही थी। तो उसको आग के चैन को तोड़ने के लिए जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि जो अग्निशमन सेवा की जो गाड़ी है वो उस इलाके में नहीं पहुंच सकती थी। उसके बावजूद भी दमकल कर्मियों ने सूझबूझ के साथ उस आग पर काबू पाया। 3 घंटा आग बुझाने में लगा है। अब ऐसे में अब जांच हो रही है कि आखिर ये आग किस कारण से लगी थी, कितना सामान का नुकसान हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं। इन सभी तथ्यों को अब सुचारू रूप से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जी अरविंद, किसी के हताहत होने की किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए, पुलिस प्रशासन के तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई उस प्रतिक्रिया में तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आहत होने की सूचना नहीं है, किसी भी जान माल नुकसान नहीं हुआ है। जिन घरों में आग लगी उन घरों के जो सामान है वो पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। अब सामान की गिनती की जा रही थी, किनके घरों में कौन से सामान जले हैं, जो राशन है या फिर जो भी सामग्री रखी गई थी उन सामग्रियों में कितनी क्षति हुई है, तो इसकी अभी जांच हो रही है। अब ऐसे में जब आग पर काबू पाया गया है तो कहीं ना कहीं जो दमकल कर्मी है, अग्नि सेवा के जो कर्मचारी हैं, उनके सूझबूझ से यह आग पर काबू पाया गया है। जिस समय आग लगी थी उस समय आप समझ सकती हैं कि वीवीआईपी इलाका है। उस इलाके में उद्योग भवन है, कई सरकारी दफ्तर कार्यालय भी उस इलाके में है, सेना के भवन भी उसी इलाके में है जहां जिस इलाके में यह आग लगी थी। तो यह आग पूरी तरह से बेकाबू न हो जाए, उस आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटा तक जो दमकल कर्मी है उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया गया है। जी अरविंद, लगातार जो है दिल्ली में आग की घटनाएं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, आए दिन जो है खबरें सामने आती रहती है। अगर बात करें दिल्ली सरकार या दिल्ली प्रशासन जो है कितना एक्टिव नजर आ रहा है इस आग की घटनाओं को लेकर के, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों मालवीय नगर में जो घटना घटी थी उसके बाद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। उस स्तरीय बैठक में सभी कर्मचारियों को, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों या सुरक्षा या फिर दमकल कर्मी हो या फिर कोई भी बड़े अधिकारी हो, उनके साथ उनकी एक लंबी बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आग लगी की घटना की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मिले या फिर किसी पुलिस स्टेशन के पास मिले तो आप घटना स्थल पर पहुंचकर उस पर तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दें। हालांकि जिस तरह से लगातार घटना घट रही है, आग लगी की घटना घट रही है, तो जन जागरूकता की कमी थोड़ा बहुत साफ तौर पर दिखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आग लगी की घटना घट रही है, लोग शुरुआती दौर में अपने से आग पर बुझाने की उनके तरफ से पहल की जाती है, लेकिन जब आग पूरी तरह से फैल जाती है उसके बाद फायर ब्रिगेड के या फिर लोकल पुलिस थाना को सूचना दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से थोड़ा बहुत जन जागरूकता का अभाव भी दिख रहा है, और साथ ही जो सरकार ने जो अपने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है कि आप घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है कुछ देर बाद पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रशासन पर भी सवाल उठता है, कुछ जन जागरूकता आम लोगों पर भी सवाल उठता है कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। तो अब ऐसे में जब आगलगी की घटना घटी है तो सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि तत्काल आप घटना स्थल पर पहुंचे, आम लोगों की सुरक्षा करें, आम लोग भी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा मदद करें, ताकि जो भी घटना घट रही है उस पर हम नियंत्रण कर सकें। तब ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करते हुए पुलिस प्रशासन या फिर आम लोग थोड़ा बहुत तो दिख रहे हैं। जी सामने आ रही है कि घटना स्थल पर जो फायर कर्मी जो है समय पर नहीं पहुंच पाते। कल की घटना की बात की जाए तो कल लगभग 1.5 से 2 घंटा लेट जो है फायर कर्मी वहां पहुंच पाए थे। क्या ये घटना जो हुई है इसमें भी देरी लगाया, किसी भी तरीके की जानकारी सामने आई हो? जी मानसे
जिस इलाके में आज जो घटना पहले सुबह लगी थी, तो यह आपको बताया ना कि संवेदनशील इलाका है, वीवीआईपी इलाका है। अगर इस इलाके में अगर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, दमकल कर्मी हैं, यदि लेट पहुंचे तो उन पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही सूचना उन्हें मिली, घटना स्थल पर 5 से 7 मिनट के अंदर 20 गाड़ी पहुंच चुकी थी। तो कहीं ना कहीं यह तो इलाका तो वीवीआईपी इलाका, इस इलाके की तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इलाके को देख करके फायर कर्मी जो है मौके पर जल्दी से पहुंच गए। अरविंद हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पे आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली के उद्योग भवन के पास स्थित मजदूरों की टीन शेड बस्ती में जो है बुधवार यानी कि आज सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग की लपटें जो है इतनी भीषण थी, पूरी समाज जो है मजदूरों की जो है जलकर राख हो गया। आपको बता दें, दिल्ली में कोई ये पहला घटना नहीं है। लगातार जो दिल्ली में आए दिन जो आग की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। तो वही नजर डालते हैं अगली खबर को बता दें, दिल्ली के साउथ दिल्ली स्थित मेहरौली इलाके में 11 साल की बच्ची के साथ जो है अपहरण करने की खबर सामने आई है। आपको बता दें, बच्ची के अपहरण, कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने इस वारदात के आरोपी ड्राइवर को जो है एनकाउंटर में घायल कर दिया है। घायल करके जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आरोपी को जो है गुरुग्राम उस स्थान पर ले जाया गया था जहां उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया था। इसी दौरान जो है उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे रुकने की चेतावनी दी। नहीं मानने पर हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में जो है गोली लग गई। तो आपको बता दें, आरोपी को तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, 22 जून को बच्ची के लापता होने के बाद से जो पुलिस ने कई टीमें जो गठित कर जांच शुरू कर दी थी। तो आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर जो है आरोपी की पहचान की गई। पूछताछ में उसने अपराध जो है स्वीकार किया है और लगातार जो है जांच की जा रही है। वही हमारे साथ लगातार जो है दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी है? 11 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई। जी मानसी, देखिए दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन यह घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है, पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि आखिर दिल्ली पुलिस आखिर कहाँ सो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ या फिर बच्चियों के साथ जो घिनौनी हरकतें हो रही है, उस पर नियंत्रण करने में पुलिस प्रशासन या सरकार आखिर क्यों फेल हो रही है। यही घटना आप देख लीजिए, सोमवार सुबह 5 बजे की घटना है, जहां पर ये बच्ची सो रही, साउथ दिल्ली मेहरौली इलाके का यह घटना है। फुटपाथ पर उसके माता पिता और बच्ची सो रही थी। कैब का ड्राइवर आया और बच्ची को उठाकर कैब में ले गया। गुरुग्राम के इलाके में इस बच्ची के साथ रेप किया गया, साथ ही इस बच्ची की भी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में जब माता पिता सुबह जगते हैं, अपने बिस्तर पर बेटी को नहीं देखते हैं, तो वो पुलिस प्रशासन या फिर लोकल थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद हालांकि शिकायत दर्ज करके ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसको ट्रैक करने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई, जिसमें पता चला कि एक कैब ड्राइवर ने उसकी बच्ची को उठाकर ले गया है गुरुग्राम के इलाके में। पहचान करते ही पुलिस प्रशासन के लोग इलाके में पहुंचे, जहां पर कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कैब ड्राइवर से जब ये घटना की जानकारी पूछी गई, तो उन्होंने कबूल किया कि उसने ही बच्ची की हत्या की है। उससे पहले वो लड़की के साथ उन्होंने रेप की घटना का भी उन्होंने अपने कबूल किया है। अब पुलिस जब उस इलाके में ले जाकर जब पूरी चिन्हित करने की कोशिश की, तो पुलिस जो आरोपी था वो फरार होने की कोशिश उनके तरफ से की गई, जहां पर उसके इनकाउंटर पुलिस तरफ से किया गया है। हालांकि जो बच्ची के पिता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें आरोपी को इनकाउंटर नहीं चाहिए, उसे न्यायालय से फांसी की मांग उन्होंने की है कि न्यायालय उसे फांसी की सजा दे। तब ऐसे में जब पुलिस प्रशासन आरोपी के साथ पूछताछ कर रही है, मामला कोर्ट में जाएगा, क्या कुछ होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मानसी आए दिन दिल्ली में महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। जी अरविंद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आए दिन जो है दिल्ली में महिलाओं के साथ जो घटनाएं सामने आती रहती है, इसको लेकर के सरकार और प्रशासन जो कितना एक्टिव नजर आ रहा है?
देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से तो दिशा निर्देश या फिर केंद्र सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश तो दिया गया है कि आखिर इस तरह की जो घटना घट रही है उस घटना पर पुलिस प्रशासन तुरंत नियंत्रण करे। हालांकि जिस तरह से पिछले कई वर्षों पहले आपने देखा होगा निर्भया की जो के साथ जो घटना घटी थी, उसके बाद से सरकार और केंद्र सरकार दोनों यानी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने हरकत में आते हुए कई बड़े निर्णय लिए कि आखिर महिलाओं के साथ जो घिनौनी हरकतें यहाँ के जो बदमाश या फिर किसी तरह की कोई घटना घटती है महिलाओं के साथ उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार के बनाए गए नियम का पालन सही समय पर हो रहा है या नहीं, इस घटना से आप समझ ही सकती हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की घटना का वरदान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में पुलिस प्रशासन या फिर जो यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देशित भी किया है कि जैसे ही महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई घटना की शिकायत आपके पास आती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में जब घटना घटी है तो कहीं ना कहीं यह सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से दिशा निर्देशित पुलिस प्रशासन को दिया है उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार की दिशा निर्देशित का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम का ही सही समय पर पालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है, जो आरोपित हैं या फिर जो भी दरिंदगी इस तरह के जो काम करते हैं वो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से डर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं अब तो सरकार के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है उसे कैसे निपटा जाए, उसे कैसे रोका जाए। अब पुलिस प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए आज एक हाई लेवल पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक बुलाई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर या फिर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी निर्देशित किया है कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाई जाए। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से एक समीक्षा बैठक हो और समीक्षा बैठक में एक कड़े नियम बनाए जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आज महरौली वाली घटना को लेकर क्या कुछ डीप होता है। बिल्कुल अरविंद, अब देखने वाली बात यही होगी कि बैठक के दौरान जो है किन मुद्दों पर चर्चाएं की जाती। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने का। बता दें दिल्ली में 11 साल के बच्ची की हत्या कर दी गई है। पहले बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद जो इस बच्ची की हत्या कर दी गई। फिलहाल आरोपी जो है एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जो है लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।